मार्क एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 7th चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेज वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लास रिकॉर्डिंग जो ये है वो सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस 2022 के रैशनलाइज सिलेबस पर बेस्ड है। क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वहां पे दिए हुए टाइमलाइन का इस्तेमाल करके अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले बच्चों बात जब आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और ये बनता कैसे है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये कैसे बनता है। तो मैं आपको 2-3 एक्सप्रेशन लिखता हूं, आपने पहले भी क्लास 6 में ही देखा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल है बच्चों x+5, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। y+7 या y+3 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर x² + 5 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या 2x² + 5x + 7 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये एग्जांपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना कैसे है उस पर गौर करते हैं। यहां पर दो चीजें होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। एक होता है वेरिएबल हम ज्यादातर x, y, z या फिर l, m, n आपने क्लास 6 में देखा हुआ है, l, m, n वगैरह, x, y, z वगैरह, इसे हम वेरिएबल कहते हैं। और दूसरी चीज होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट कहते हैं हम जो काउंटिंग होती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसे कांस्टेंट कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट की कॉम्बिनेशन से बनता है। देखो यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, दोनों को प्लस कर दिया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो उनको प्लस करके, वेरिएबल और कांस्टेंट को माइनस करके, उनका मल्टीप्लाई करके और उनका डिवाइड करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। अब जैसे हम y एक वेरिएबल है, उसको 5 से डिवाइड कर दो, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कुछ और भी प्लस कर दो, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। z है, z में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसमें आप +5 कर दो, 2z + 5 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये तो आप क्लियर हो गया होगा आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से बनता है। वेरिएबल बोले तो xyz या klmn समथिंग इस तरह का कोई सिंबल, और कांस्टेंट बोले तो नंबर जो आपने पढ़ रखे हैं अब तक, नंबर। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन जो भी होता है उसमें टर्म होते हैं और टर्म के फैक्टर होते हैं। यानी कैसे, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं 5x + 7, तो इसमें दो टर्म है बच्चों, एक 5x है और एक 7 है। यानी टर्म हो गया एक 5x और दूसरा टर्म 7। इन दो टर्म को मिला के बना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x + 7। अब फैक्टर 5x के फैक्टर हैं एक 5 और एक x, और 7 का फैक्टर 7 है। 1 तो सबका होता है इसलिए 1 लिखना जरूरी नहीं होता। तो फिर से एक एग्जांपल समझो, एक्सप्रेशन कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x + 9, तो इसमें कितने टर्म है, दो टर्म, एक टर्म 3x है, दूसरा टर्म 9 है। तो यहाँ पे हमने एक लिख दिया टर्म 3x और दूसरा टर्म 9। अब 3x के जो फैक्टर है 3 और x है, और 9 का फैक्टर 3 × 3। 9 को आप 3 × 3 कह सकते हो, वो इसी का फैक्टर ही तो है, 3 और 3। सिर्फ 9 भी कह सकते हो, 1 और 9 कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन में टर्म होते हैं और टर्म के फैक्टर होते हैं। कई बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ही टर्म का हो सकता है। हमने जो एग्जांपल दिए इसमें दो टर्म है दोनों एक्सप्रेशन में। एक टर्म का भी 2x भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें एक ही टर्म है 2x, और 2x का फैक्टर है एक 2 और एक x। मतलब अगर हम कहें कि ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें एक ही टर्म है 2x, और 2x के फैक्टर हैं एक 2 और एक x,
तो अब मैं यहां पर आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें टर्म हो सकते हैं और फिर हर टर्म के फैक्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉफिशिएंट क्या होता है? एक और वर्ड आएगा, कॉफिशिएंट क्या होता है? तो मैं एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के बताऊंगा आपको। कॉफिशिएंट 5x प्लस 5 या 8, तो यहां पर x का कॉफिशिएंट 5 है। अक्सर कॉफिशिएंट जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, जनरली उसे हम कॉफिशिएंट कहते हैं। तो आप बताइए, यहां पर कोई एक ही बच्चा बताएगा, शोर नहीं करने का। यहां पर x का कॉफिशिएंट क्या है? 2 है। इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का कॉफिशिएंट क्या है? 3। x का कॉफिशिएंट 3 है। x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 9 है। भाई x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 9 और x का कॉफिशिएंट 3 और ये कांस्टेंट टर्म। कॉफिशिएंट का मतलब उसके साथ कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई में है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है, मान लीजिए ऐसे लिखा हो 9xy, तो y का कॉफिशिएंट क्या है? तो 9x है, यानी वेरिएबल भी काउंट, y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 9x है। या फिर x का कॉफिशिएंट क्या है? 9y है। x का कॉफिशिएंट 9y, y का कॉफिशिएंट 9x। जनरली आपके क्लास में जब कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू की, लेकिन कॉफिशिएंट का मतलब अगर कहीं ऐसा पूछा जाए 9xy लिख दिया और आपसे पूछ लिया y का कॉफिशिएंट बताओ, तो y का कॉफिशिएंट 9 मत बोलना, y के साथ मल्टीप्लाई में तो 9x है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए xy का कॉफिशिएंट क्या है तो 9 है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। The coefficient is the numerical factor in the term. Sometimes any factor in a term is called coefficient of the remaining part. वो जो मैंने remaining part वाला एग्जांपल यहाँ से दिया है। कभी कभी y का कोफिशिएंट आपने पूछा तो उसमें बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो कोफिशिएंट है। तो यहाँ 9xy में y का कोफिशिएंट 9x है। इसके बाद देखो बच्चों, अलजेब्रिक एक्शन मोनोमियल भी हो सकता है, जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म है उसे ट्राइनोमियल, और 3 क्या कितने भी टर्म हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, उसे पॉलिनोमियल कह देते हैं। पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म हो सकते हैं। तो जैसे आप एग्जांपल है मोनोमियल का, जैसे 7x है, 5x है, 9y है, 3y, ये सब मोनोमियल हो गए। अब बाइनोमियल का एग्जांपल है 7x प्लस 5 कर दिया या 6x माइनस 7 कर दिया, ये आपका बाइनोमियल 2 टर्म। ट्राइनोमियल यानी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ये ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं। और पॉलिनोमियल में ये सारे एग्जांपल पॉलिनोमियल के हैं। वैसे तो 3 से ज्यादा टर्म के लिए भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो आप, लेकिन 2 टर्म वाले को भी, 3 टर्म वाले को भी, 1 टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो। लेकिन पॉलिनोमियल में बस एक बात का ध्यान रखना, क्या याद रखना, यहां जो वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल में, वेरिएबल में जो डिग्री रहती है, डिग्री मतलब पावर, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर, होल नंबर। वेरिएबल की डिग्री कभी भी माइनस में नहीं होती, डेसिमल में नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती। मतलब अगर कहीं ऐसे लिखा हो ना x की पावर -1 प्लस 5 और आपसे पूछा जाए क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो कहोगे नो, क्योंकि x की डिग्री माइनस में नहीं रखना है। देखो नॉन नेगेटिव यानी जो नेगेटिव नहीं हो, जो इंटीजर नेगेटिव ना हो, अगर नेगेटिव ना हो तो 0 है और सारे प्लस वाले हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री या उसकी पावर, कई बार उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, माइनस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए।
मतलब इंटीजर को तो आपको पता ही है इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर ऐसे हो जो नेगेटिव ना हो, बाकी सारे इंटीजर हो सकते हैं। तो 0 और प्लस वाले, इसको हम दूसरी तरह से होल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर ही होता है जिसमें 0 भी आता है और सारे प्लस वाले नंबर आते हैं। तो वेरिएबल की डिग्री कैसी होनी चाहिए? होल नंबर किसी पॉलिनोमियल में। ठीक है भाई। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक ये सब इसलिए बताना पड़ रहा है कि आगे कॉन्सेप्ट में काम आने हैं सारी चीजें, आगे एक्सरसाइज में सारे कॉन्सेप्ट काम आने हैं। लाइक टर्म जिनकी वेरिएबल सेम हो, उनकी डिग्री भी सेम हो, उन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं, क्योंकि लाइक टर्म्स को ही प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे लाइक टर्म्स में 7x का लाइक टर्म 6x है, यानी कॉफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं पर वेरिएबल सेम रहने चाहिए, उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें डिग्री 1 है, यहां भी 1 है। लेकिन अगर 7x लिखा है एक जगह 6x स्क्वायर लिखा है तो ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री अलग अलग है, एक की डिग्री 1 है, एक की डिग्री 2 है, तो डिग्री अलग अलग नहीं रखनी होती है। ठीक है भाई। तो यहां पर लाइक टर्म्स का ये वाला सही है, ये नहीं है। जैसे 7y और -3/5y, ये भी लाइक टर्म है, क्योंकि कॉफिशिएंट अलग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेरिएबल सेम रहने चाहिए, उसे लाइक टर्म कहते हैं। और अनलाइक टर्म्स जैसे कि 7x का अनलाइक टर्म 6y है, अलग अलग है वेरिएबल, ये अनलाइक हो गया, उसी का अपोजिट तो हो गया, लाइक नहीं होगा तो अनलाइक होगा। और आगे ये इसलिए लिखा हुआ है, लाइक टर्म्स की हम पहचान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइक टर्म्स को ही प्लस माइनस किया जा सकता है। जब अभी हम प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें लाइक टर्म्स का ही प्लस माइनस, यानी कि आप ना 7x में 3x को प्लस करके 10x तो लिख सकते हो, लेकिन 7x में 3x स्क्वायर को प्लस करके 10x स्क्वायर नहीं लिख सकती, ये गलत है, क्योंकि लाइक ही नहीं है तो प्लस कैसे कर दिया आपने, ये गलत है। अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म्स का प्लस माइनस नहीं होता, इसलिए लाइक टर्म्स को अनलाइक टर्म्स को समझना जरूरी है। एक और कॉन्सेप्ट है, किसी जैसे यहां पे दिया हुआ है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए यहां दिया हुआ है x को 5 रखे तो क्या वैल्यू होगी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो यहां जहां x लिखा है ना 7, देखो 7x का मतलब 7 इंटू एक्स, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। अब x की वैल्यू अगर 5 बोल रहा है तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3, 35 माइनस 3 32, तो ये वैल्यू आ गई। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था 7x माइनस 3, इसमें हमने जब x की वैल्यू 5 रखी तो उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट में आपको देके चल रहे हैं। इसके बाद देखो, रूल्स एंड फॉर्मूलाज आर रिटन यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कुछ रूल्स और कुछ फॉर्मूले भी हम देखते हैं आगे बड़ी क्लासेस में जो अलजेब्रा की हेल्प से लिखे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है जिसे हम फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी कहते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन ही तो है। या मान लो एक रेक्टेंगल होता है, हम ना अपनी रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं काफी ज्यादा। ये रेक्टेंगल है, तो कई बार हम क्या कहते हैं, मान लो रेक्टेंगल की लेंथ l है, ब्रेड्थ b है, तो इसका एरिया निकलता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आएगा l इंटू बी। तो ये l इंटू बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है। तो यानी किसी एरिया, किसी फॉर्मूले को, किसी आइडेंटिटी को भी बताने के लिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल हो गया l और b, है ना, दो वेरिएबल हो गए, एक लेंथ के लिए वेरिएबल l मान लिया और ब्रेड्थ के लिए वेरिएबल b मान लिया, तो l इंटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन गया। तो नहीं, जब आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे ना तो आपको ये लग रहा था यार अलजेब्रा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। आप सर बता तो जा रहे हैं कि
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है, उसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, उसका कोफिशिएंट होता है, लाइक टर्म होते हैं, अनलाइक टर्म होती है। सारा कॉन्सेप्ट तो हम आपको बता रहे हैं, पर इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बहुत सारे रियल लाइफ सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। आप करोगे भी, 8th क्लास का सेकंड चैप्टर है, उसी पे बेस्ड है। फिर बड़ी क्लासेस में बहुत सारा अलजेब्रा का मैथ्स है, उसमें ऐसे रोहन की एज इतनी है, उसकी फादर की एज इतनी है, उन दोनों की एज का सम इतना है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो हम अलजेब्रा के हेल्प से ही उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये उसके यूजेस है। लेट्स मूव ऑन। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट लगभग सभी कंप्लीट कर लिए हैं, अगर कुछ रह जाएगा तो हम उसे एक्सरसाइज में निपटा देंगे कॉन्सेप्ट को। देखिए बच्चों, पहले हमारे पास लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 है और फर्स्ट क्वेश्चन है गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। वेरिएबल आपको पता ही है XYZ होता है, कांस्टेंट नंबर होते हैं 2 3 4 5 कुछ भी, और अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो इन सब की हेल्प से आपको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो अब यहाँ पे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना है। तो पहला है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो बहुत इजी है, y माइनस z हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई इसको हम यही तो कहेंगे कि हम y में से z माइनस कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y ना, तो जो फ्रॉम होता है, फ्रॉम के राइट वाला लेफ्ट में लिखा जाता है, तो y माइनस z ही तो हुआ। अब अगला है 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर x एंड y। ये कह रहा है कि नंबर एक x है एक y है, उसके सम का हाफ, यानी आपको x प्लस y सम कर दिया, अब इसका हाफ 1/2 ऐसे लिख दो, या फिर x प्लस y बाई में 2 लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। 1/2 अलग से लिखना या अपॉन में 2 लिखना, एक ही बात होती है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो बन रहे सारे। इन्होंने क्या बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालो, निकल रहे हैं बड़े आराम से, है कोई मुश्किल? यही है, अगर शुरू से कॉन्सेप्ट तैयार करके चलो तो आगे मुश्किल नहीं आती है। अब द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी z कोई नंबर है, मान लो कुछ भी हो सकता है z, तो अपने आप से मल्टीप्लाई करेगा, तो जब z इंटू z करेगा तो ये z का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं इसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा z स्क्वायर। 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q, p और q का प्रोडक्ट यानी p इंटू q। अलजेब्रा में ना कोई साइन नहीं लगा होता है, इसका मतलब प्रोडक्ट होता है, बीच में मैंने प्लस नहीं लिखा, बीच में माइनस नहीं लिखा, इसका मतलब प्रोडक्ट किया है का 1/4। अब 1/4 करने के लिए चाहे ऐसे लिख दो, या आप p q अपॉन में 4 ऐसे लिख दो। तो ये जैसा बोल रहे हैं हम वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, देखो दोनों नंबर पहले स्क्वायर हो रहे हैं, ये बोल रहा है कि स्क्वायर्ड, स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, y इंटू वाई, तो x का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, और y का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, और फिर क्या कह रहा है, एंड एडेड यानी प्लस कर दो, बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, यानी नंबर m है और n है, इसके प्रोडक्ट के 3 टाइम्स में 5 ऐड हो रहा है। पहले तो mn का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ये हो गया mn का, फिर इसका 3 टाइम्स क्या होगा, ये लो 3 टाइम्स हो गया, 3 मल्टीप्लाई में कर दिया, फिर क्या ऐड करना है 5, ऐसे। एक बात याद रखना बच्चों, यहां पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब सब प्रोडक्ट में है। 3mn इसका मतलब होता है 3 इंटू m इंटू n, कोई साइन नहीं लगा रहे बीच में, तो इसका मतलब प्रोडक्ट है वो। अलजेब्रा में ये बात आपको समझनी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, देखो फ्रॉम 10 यानी 10 में से, यानी 10 को लेफ्ट में लिखना है, 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। y z का प्रोडक्ट क्या होता है, yz,
बस लिखना होता है साथ में। 10 माइनस वाई जेड, यानी y और z के प्रोडक्ट को हमने किस में सब्ट्रैक्ट किया? 10 में से। सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब देखो a और b का सम a प्लस b होगा, a और b का प्रोडक्ट a इंटू b होगा, तो a इंटू b में से a प्लस b को सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ये बोल रहा है कि सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी a b का प्रोडक्ट a b हो गया और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है a b का सम। ऐसे ब्रैकेट लगा देते ताकि सम दिखे वो अलग से। ए बी के प्रोडक्ट में से ए बी का सम सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है भाई, सही चल रही है गाड़ी, मजे में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। देखो टर्म इसमें दो है, पहले वाले क्वेश्चन में दो टर्म है, एक x है और एक -3 है। तो अब x एक हो गया और दूसरा टर्म हो गया -3, दो टर्म हो गए। x का फैक्टर x ही रहेगा और -3 का फैक्टर -3 रहेगा, कुछ है ही नहीं इसमें फैक्टर करने के लिए। 1 लिखना जरूरी नहीं होता, 1 तो सबका फैक्टर रहता है। इसमें देखो 3 टर्म है, 1 2 3, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है x स्क्वायर। इसका फैक्टर हो जाएगा x और x और इनके फैक्टर वही रहेंगे। इसमें देखो इसमें दो टर्म है, y, ये y माइनस वाई, एक इसमें टर्म y है और दूसरा टर्म -y क्यूब है। और -y क्यूब के 3 फैक्टर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एक -1, एक y, एक y और एक y, ऐसे। देखो 1 लिखना जरूरी नहीं था लेकिन -1 लिखना जरूरी है। 1 को प्रोडक्ट में फैक्टर में लिखो मत लिखो चलता है, लेकिन क्योंकि माइनस में था ना इसलिए -1 लिखना जरूरी था। देखो y इंटू वाई इंटू वाई, तो y की पावर 3 हो जाएगा और इसमें -1 इंटू हो जाएगा तो -y क्यूब हो जाएगा। तो ये आपके मैंने टर्म अलग दिखा दिया, फिर उनके फैक्टर दिखा दिए। इसमें भी देखो दो टर्म है, इसमें एक टर्म ये है 5xy² और दूसरा टर्म है 7x²y, दो टर्म हो गए, ये दो टर्म है। अब इस टर्म के जो फैक्टर है इसके 3 है, 5xy², y² को फिर y इंटू वाई लिख सकते हो या यहीं पे लिख सकते हो y इंटू वाई। इसके भी 3 फैक्टर 7x² y और फिर x² के दो फैक्टर x और x। इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, तीनों टर्म को लिख देते हैं अलग अलग। एक टर्म है -ab, दूसरा टर्म है 2b² और तीसरा टर्म -3a²। अब इसके फैक्टर है -3 फैक्टर कर सकते हो, एक -1 कर सकते हो, फिर a कर सकते हो और b कर सकते हो। इसमें दो फैक्टर पहले कर लो 2 और b² और फिर b² के दो फैक्टर b और b। इसमें 3 फैक्टर हो जाएंगे, पहले तो -1 और फिर 3 और फिर a², फिर a² के दो और फैक्टर a और a। ठीक है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ये क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? सेकंड क्वेश्चन, अच्छा हम सेकंड कर रहे हैं क्या? ओ नहीं, तो ट्री डायग्राम था, उसमें ट्री डायग्राम नहीं है क्या? अच्छा सेकंड पार्ट आ गया इसका, तो इसमें ट्री डायग्राम नहीं है, अभी तो हम ट्री डायग्राम बना रहे थे। अब हमें इसमें करना है आइडेंटिफाई द टर्म एंड फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है कोई बात नहीं,
यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम एक्सप्रेशन, यहाँ लिखेंगे टर्म्स और यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स। तीनों को एक साथ कर देंगे ना तीनों क्वेश्चन को। पहला एक्सप्रेशन है -4x + 5, इसके दो टर्म है, एक -4x है और दूसरा 5 है, और इसके दो फैक्टर है, एक -4 और एक x, ऐसे, और 5 का एक ही फैक्टर है 5। दूसरे वाले के लिए इसके नीचे कर देते हैं, -4x + 5y, तो इसके दो टर्म है, एक -4x है और दूसरा 5y है। अब -4x के दो फैक्टर हो गए, एक -4 और एक x, और 5y के भी दो फैक्टर, एक 5 और एक y। ठीक है भाई, 5y + 3y², इसमें दो टर्म है, एक 5y है और एक 3y² है। 5y का फैक्टर हो गया 5 × y और 3y का फैक्टर हो गया 3 × y × y, ये आपके फैक्टर हो गए। ठीक है, 3 हो गया। अब ऐसे ही अगले वाले में कर लेते हैं, DEF में। इसमें देखो एक्सप्रेशन फिर टर्म्स फिर फैक्टर्स। तो पहले वाले में देखो xy + x² y², ये एक्सप्रेशन है। इसमें दो टर्म है, एक xy टर्म है और दूसरा x² y² टर्म है। अब इसका फैक्टर तो x × y ही है और इसका फैक्टर 2 है, और x² को x × x, y² को y × y, ऐसे। अब दूसरे वाला मैं कलर चेंज करके कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। PQ + Q है, ये एक्सप्रेशन है। इसमें दो टर्म है, एक PQ और एक Q। PQ के फैक्टर P × Q है और Q का फैक्टर तो Q ही रहेगा। फिर तीसरा है हमारे पास 1.2 AB - 2.4 B + 3.6 A, यही है ना, मिसप्रिंट तो नहीं है ना, बस यही है ना। तो इसमें तीन टर्म है, 1.2 AB एक टर्म है, 2.4 B दूसरा टर्म है और 3.6 A तीसरा टर्म है। तो 1.2 AB में दो फैक्टर हो गया, एक 1.2 हो गया, एक A हो गया और एक B हो गया, तीन फैक्टर। इसमें 2.4 हो गया और B हो गया दूसरे में, और तीसरे में 3.6 और A हो गया, दो फैक्टर। अभी इसमें भी ऐसे ही है, एक्सप्रेशन तो ये है, इसके फैक्टर क्या हो गए देखो, मैं यहाँ फैक्टर लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन तो लिखा है, चलो यहाँ लिख देता हूँ इसी के पास। इसके दो एक्सप्रेशन हो गए, एक 3/4x है और एक 1/4 है, इसका दो एक्सप्रेशन है, दो टर्म है सॉरी, और इस टर्म का जो फैक्टर है 3/4 और x है, इसका 1/4 ही है। और इसमें जो है दो टर्म है, एक तो 0.1 p² है और दूसरा टर्म है 0.2 q² है। तो 0.1 p² के फैक्टर है, एक तो 0.1 है और दूसरा p × p है, स्क्वायर को p × p लिख सकते हैं, और इसमें 0.2 है और q² को q × अब थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन द कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को छोड़कर, जैसे इसमें ये 5 - 3t² है, तो यहाँ पे t² का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -3 है, कांस्टेंट हम नहीं देखना, हमें इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ढूंढने हैं। इस t का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है, इस t का भी 1 है और इस t³ का भी 1 है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी उसके साथ नंबर कौन सा मल्टीप्लाई में है,
यहां पे इस x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है, xy का 2 है और y का 3 है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। यानी हर टर्म का हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बता रहे हैं कांस्टेंट टर्म को छोड़कर। कांस्टेंट टर्म तो अपने आप में एक न्यूमेरिकल है, ठीक है ना भाई। अब इसमें देखो, पहला इसमें m का कोएफिशिएंट 100 है और इसमें n का कोएफिशिएंट 1000 है। आपको प्रॉपर टेबल वाइज करनी है, आपको जो है ना उसमें क्या है ना वो लिख के आपको टर्म लिखना है, उस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखना है, ऐसे करना है। पहले एक्सप्रेशन लिखना है, फिर टर्म लिखना है, उसका जैसे मैं पीछे बना रहा था टेबल, उस तरह से दिखाना है। यहाँ पे दो टर्म है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -1 है और 7 पी क्यू का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 7 है। क्योंकि मैं ओरल समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ जा रहा है, लेकिन जब आपको क्लास में करोगे तो आपको तो या तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा या टेबल बनानी पड़ेगी। आपकी एनसीईआरटी बुक के लास्ट में जो आंसर शीट दे रखी है उसमें टेबल बना के दे रखा है, तो वहां से हेल्प ले सकते हो कि ऐसे टेबल बनानी है। अब यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 1.2 है और b का कोएफिशिएंट 0.8 है, ये सभी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। कॉन्सेप्ट मैंने वैसे बता दिया था आपको कोएफिशिएंट के बारे में, तो इसलिए इतनी दिक्कत हो नहीं रही होगी आपको। यहाँ आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3.14 है और l प्लस बी का कोएफिशिएंट 2 है। अगर अलग अलग देखेंगे तो l का कोएफिशिएंट 2 है, b का भी कोएफिशिएंट 2 है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो जैसे 2l और 2b ऐसे b का दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो l का कोएफिशिएंट भी 2 है और b का भी 2 है, या पूरे का ही 2 मान लो। यहाँ y का कोएफिशिएंट 0.1 है और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0.01 है। मैं ओरल बोल रहा हूं इसलिए आपको समझ में आ रहा है, आपको लिखना पड़ेगा या टेबल बनानी पड़ेगी कि आप किसका कोएफिशिएंट लिख रहे हैं। 0.1 किसका कोएफिशिएंट है? y का कोएफिशिएंट है। बताता हूं, एक करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो एक्सप्रेशन जैसे पिछले में किया था, टर्म्स और कोएफिशिएंट, ऐसे एक टेबल बना लेना। जैसे एक्सप्रेशन है आपका, कोई एक ले लेता हूं, वो चलो ये ले लेता हूं, 0.1 y प्लस 0.01 y स्क्वायर। तो इसमें दो टर्म है, एक 0.1 y है, दूसरा 0.01 y स्क्वायर है। तो इसमें y का कोएफिशिएंट है, यहां लिखना कोएफिशिएंट ऑफ y 0.1, यहां पे कोएफिशिएंट y स्क्वायर 0.01, ऐसे। अब आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी हमें वो टर्म ढूंढना है जिसमें x हो और फिर उस x का कोएफिशिएंट बताना है। देखो x वाला टर्म ये है, आप ऐसे लिखोगे, टर्म हैविंग x, टर्म हैविंग x कौन सा है? y स्क्वायर x, और फिर लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x y स्क्वायर है। भाई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलते तो 1 था, लेकिन 1 नहीं, 1 y स्क्वायर, खाली y स्क्वायर ही कहेंगे, ज्यादा सही रहेगा। अब टर्म हैविंग x, इसके लिए इसमें जो x वाला टर्म है वो -8yx है और x का कोएफिशिएंट है -8y, यानी x को छोड़ के बाकी सारा वो उसका कोएफिशिएंट बन जाएगा जो मल्टीप्लाई में है। ये भी एक टेबल की तरह कर सकते हो, टेबल बनाया आपने, उसमें लिख दिया टर्म हैविंग x कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x वाला टर्म इसमें पहले वाले में ये था और x का कोएफिशिएंट y स्क्वायर है। दूसरे वाले क्वेश्चन में x का टर्म वाला जो है -8yx है और x का कोएफिशिएंट -8y है। इसमें x वाला टर्म जो है x है और x का कोएफिशिएंट 1 है। x वाला टर्म कौन सा है वो देखो, फिर उस x का कोएफिशिएंट क्या है वो देखो, ठीक है भाई। अब इसमें टर्म फिर से वही लिखूंगा मैं, टर्म हैविंग x,
या कंटेनिंग x, हैविंग x, फिर अगले में लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x। तो पहले वाले में टर्म हैविंग x है zx और zx का कोफिशिएंट z है ना। दूसरे वाले क्वेश्चन में x वाले टर्म दो है, एक x है तो उसका कोफिशिएंट 1 है और दूसरा xy है तो उसका कोफिशिएंट y है, x का कोफिशिएंट y है। इसमें x वाला जो टर्म है वो 12xy स्क्वायर है और x का कोफिशिएंट 12y स्क्वायर है, यानी x को छोड़कर बाकी चीजें जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है वो उसकी कोफिशिएंट मानी जाएंगी। यहाँ x वाला टर्म दोनों ही है, एक तो 7x है और x का कोफिशिएंट 7 है, दूसरा x y स्क्वायर है और x का कोफिशिएंट y स्क्वायर। नेक्स्ट, अब y अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। फिर आसान, y स्क्वायर वाला कोफिशिएंट क्या है, ये है माइनस एक्स वाई स्क्वायर और y स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है माइनस एक्स। वैसे जैसे पीछे बताया ना टेबल बना के भी कर सकते हो। यहाँ y स्क्वायर वाला टर्म क्या है 5y स्क्वायर और y स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 5 है ना, कोफिशिएंट y स्क्वायर 5 है। यहाँ y स्क्वायर वाला टर्म कौन सा, ये है नहीं दो है, ये भी है और ये भी है। तो इस पहले वाले में y स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 15x है और दूसरे वाले में y स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, यानी y स्क्वायर वाले दो टर्म है, एक में कोफिशिएंट माइनस 15x है और दूसरे में कोफिशिएंट 7 है। जब कोफिशिएंट की बात होती है तो इसका मतलब उस y स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई में वो उसकी कोफिशिएंट है। यहां y स्क्वायर, क्वेश्चन चेंज हो गया। चलिए ये कोफिशिएंट पक गए बच्चे, है ना। कोफिशिएंट कर आगे तो इतनी देर से कोफिशिएंट अब थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन मिला। एक जैसे क्वेश्चन भी बोर कर देते हैं। देखो मैंने आपको बताया था मोनोमियल जिसमें एक टर्म होगा वो मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होगा वो बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होगा वो ट्राइनोमियल। तो हमें वही बताना है, इसमें दो टर्म है तो ये बाइनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है ये मोनोमियल है, इसमें तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल है। ये मोनोमियल है तो m, मोनोमियल के लिए m लिख रहा हूं मैं। ये तीन टर्म है बाइनोमियल, ओ सॉरी ट्राइनोमियल, t लिख रहा हूं, और दो टर्म है बाइनोमियल। अब आप लोग b वगैरह मत लिख देना ऐसे। देखो एक ऑडियो में क्लास रिकॉर्डिंग में चलता है, आप ऑफलाइन में मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, चलेगा। क्लास रिकॉर्डिंग भी देखोगे उसमें भी मेरी ऑडियो होगी, वो भी चलेगा। लेकिन जब आप नोटबुक में करोगे, क्लास में करोगे, टेस्ट में करोगे तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ये बी एम टी ये सब नहीं लिखना। क्लास अभी भी ये बाइनोमियल है, दो टर्म है, तो ये मोनोमियल है, ये पूरा एक ही टर्म माना जाएगा, तो ये मोनोमियल है और ट्राइनोमियल है, सो तीन टर्म है, एक दो तीन। यानी अगर प्लस माइनस लगे होते हैं तो टर्म अलग अलग हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो एक ही टर्म होते हैं। देखो यहां पर 7 इंटू एम इंटू एन, इंटू में यानी मल्टीप्लाई में है तो ये सारे एक ही टर्म है। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में जो होते हैं वो एक ही टर्म बनाते हैं, जब उनका प्लस माइनस होता है तब वो टर्म बनते चले जाते हैं एक से ज्यादा। ये बाइनोमियल है क्योंकि दो टर्म है, ये भी दो टर्म है तो ये भी बाइनोमियल है, इसमें तीन टर्म है ये ट्राइनोमियल है। स्टेट वेदर आ गिवन पेयर ऑफ टर्म लाइक और अनलाइक। देखो कॉन्सेप्ट में बताया, लाइक टर्म में वेरिएबल सेम होंगे और वेरिएबल की डिग्री भी सेम होगी, यानी पावर एक्सपोनेंट, तो वो लाइक टर्म होंगे।
जहां वेरिएबल अलग अलग हो गए फिर वो अनलाइक टर्म हो गए। तो पहले वाला दोनों लाइक ही है क्योंकि दोनों सेम है 1 और 100। लाइक के लिए मैं एल लिखूंगा, अनलाइक के लिए यू लिखूंगा, ये यूएन। दोनों में वेरिएबल एक्स एक्स है, कोफिशिएंट अलग हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक टर्म ही माने जाएंगे। तो ये लाइक टर्म है। यहां पे अनलाइक है, अनलाइक है क्योंकि यहाँ एक वेरिएबल एक्स है, यहाँ वेरिएबल, इनका प्लस माइनस नहीं हो सकता, इनका तो हो सकता है, उनका भी हो सकता है। आपको किस तरह से वेरिएबल नहीं है, आप हाँ वेरिएबल नहीं है, मैं दिखा देता हूँ वेरिएबल है 1 एक्स की डिग्री 0 और 100 और एक्स की डिग्री 0, क्योंकि किसी की डिग्री 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो आपको जहां वेरिएबल नहीं दिख रहा है ना, समझो कि वहां वेरिएबल की डिग्री 0 है, तभी तो वो 1 बन गया है, और 1 इंटू समथिंग 1 होता दिखता नहीं है। ये लाइक टर्म आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई या वाई एक्स एक ही बात है। तो ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म्स है, लेकिन ये अनलाइक है। एमपी एमपी दोनों में है लेकिन इसमें डिग्री अलग अलग है, तो ये अनलाइक टर्म है। एक्स जेड और ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये भी अनलाइक है। क्या कह रहे हो सर, ये तो बिल्कुल आसान से चैप्टर आ गया। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, अब इसमें भी लाइक टर्म्स ही पहचानना है। देखो लाइक टर्म्स को ना पहचान लेते हैं, एक ही कलर से कर देते हैं पहले उनको अंडरलाइन जो लाइक होंगे। हम स्टार्ट करते हैं येलो कलर से, ठीक है। एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर का लाइक टर्म मैं ढूंढ रहा हूं, आप भी देखते रहिएगा। एक्स वाई स्क्वायर होना चाहिए ये वाला, इसका लाइक टर्म ये है, और एक्स वाई स्क्वायर 1 और 2x वाई स्क्वायर 2, ये दूसरा हो गया। अब मैं कलर चेंज कर देता हूं, अब मैं रेड ले लेता हूं। एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर, इसका लाइक टर्म ये वाला है, एक्स स्क्वायर वाई, सही तो है। तुम लोग कंफ्यूजिया क्यों रहे हो, एक्स स्क्वायर वाई ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन एक्स की डिग्री दोनों में सेम रहनी चाहिए, पावर सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों हो गए -4y एक्स स्क्वायर और 20x स्क्वायर वाई, है तो दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई ही। अब तीसरा, अब ये 8x स्क्वायर है, मैं इसके लिए कलर चेंज करता हूँ, व्हाइट कर लेता हूँ। इसका लाइक टर्म 8x स्क्वायर का ये 11x स्क्वायर माइनस का, और 6x स्क्वायर माइनस में 6x, ये 3 लाइक टर्म है इसके, यानी 8x स्क्वायर कॉमा माइनस में 11x स्क्वायर कॉमा माइनस 6x स्क्वायर, ये हो गए तीनों लाइक टर्म। अब y वाला देखते हैं, 7y का लाइक टर्म 1y है, बस ये दोनों भी हो गए। अब x वाला -100x 3x, ये इसका लाइक टर्म है, इसके साथ ये वाला आ गया। और ये xy माइनस में 11xy और 2xy, ये लाइक टर्म है, हो गए सारे ना। एक दो मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है, सारे टर्म्स अरेंज हो गए लाइक टर्म्स। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म, फिर से वही काम है इसमें और हो रहा है बेटा। तो 10 PQ है, 10 PQ का लाइक टर्म होगा, मैं काटता जाऊंगा लाइक, ये वाला इसका लाइक ये वाला -7 PQ, इसके साथ लिख दिया। PQ या QP एक ही बात है, और इसका लाइक टर्म कोई और हो 78 QP। क्वेश्चन देख लेना अगर क्वेश्चन में स्प्रिंट ना हो तो, और कोई लाइक टर्म नहीं, बस ये 3 लाइक हो गए, एक पेयर मतलब एक ग्रुप बन गया। अब 7P यहां पर ये ना, हाँ ये लग ही रहा है,
और देख लेना कोई क्वेश्चन में और तो नहीं है, और सब जगह सही है, ठीक है। अब हम 7p इसको कट कर देता हूं मैं, इसका लाइक टर्म ये रहा 2400p 2405p। उसके बाद बस ये एक सेट हो गया। अब Q वाला 8Q, इसको काट दो, इसका लाइक टर्म 100Q माइनस का और कोई नहीं है। अब P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस का, अब इसका लाइक टर्म ये है P स्क्वायर Q स्क्वायर, आगे पीछे चलता है बच्चों, तो 12Q स्क्वायर P स्क्वायर। बस इसका कोई लाइक नहीं बचा। क्वेश्चन मैच कर लेना भाई, क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो। अब इसके बाद ये आपका 23, इसका लाइक टर्म 41। बस अब ये बचा -5p स्क्वायर। हर एक लाइक टर्म को ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। -5 स्क्वायर, अब इसका लाइक टर्म 701p स्क्वायर। अब इसके बाद 13p स्क्वायर Q, ये सामने ही है, p स्क्वायर Q यही है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख देते हैं वो आगे पीछे, पर आप कंफ्यूज मत हो ना, आप ना वेरिएबल की डिग्री देखा करो, आगे पीछे चलता है। ये p स्क्वायर Q है तो ये भी p स्क्वायर Q है, इधर से देख लो ना, p पर स्क्वायर होना चाहिए और Q सिर्फ सिंगल रहना चाहिए, तो ये लाइक टर्म हो जाएगा। मुझे लगता है इन दो क्वेश्चनों से आपको लाइक टर्म्स की अच्छी खासी पहचान हो गई होगी, और ये ब्रैकेट में लगा के जो अलग अलग लिखा और अच्छे से पहचान हो गई। इतने सारे उसे टर्म में से हमने लाइक टर्म्स को अलग से ही छाट के लिख दिया अलग अलग ब्रैकेट में। आपको भी अपनी नोटबुक में ऐसा ही करना है, अलग अलग ब्रैकेट में प्रॉपर लिखना है। नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 10.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ m इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। बहुत आसान, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। वैल्यू वाला मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, वैल्यू रखना है, यानी वेरिएबल की जगह वैल्यू रख के सॉल्व करना है। देखो m की जगह 2 रखना है क्योंकि m की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 2, इसका आंसर 0 आ गया। यहां m की जगह देखो 3m का मतलब 3 इंटू m, तो अगर m की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 होगा, वो मल्टीप्लाई में तो होगा वो। 3 इंटू 2 माइनस 5, 6 माइनस 5 1। अब 9 5, m की वैल्यू 2 रखनी है तो 5 इंटू m का मतलब 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10 माइनस 1। इतनी आसानी से हो रहा है ये। अब हमें यहाँ पे m की वैल्यू 2 रखनी है, फिर से ये m का स्क्वायर मतलब m इंटू m, तो 2 रखोगे तो 2 इंटू 2, तो 3 इंटू m का स्क्वायर यानी 2 का पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7। देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 4 और 4 3 12 और 2 2 जा 4 और ये 7। देखो दोनों माइनस के हैं तो प्लस होके माइनस 11 और 1 आ गया। इसमें देखो m की वैल्यू 2 रखनी है तो 5 इंटू 2 अपॉन में 2 माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस 4 1, ठीक है। यहां पर p की वैल्यू माइनस 2 रखनी है तो 4p का मतलब 4 इंटू p, और अगर p की वैल्यू माइनस 2 रखोगे तो 4 इंटू माइनस 2, सिंपल सा लॉजिक। 2 प्लस 7, तो 4 2 8 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 1। यहां स्क्वायर है तो 3p की वैल्यू माइनस 2, p की वैल्यू माइनस 2 और प्लस 7, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 4 और 4 2 जा 8 और प्लस 7, तो माइनस 12 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 20 प्लस 7। भाई माइनस माइनस का सम माइनस में ही आएगा,
प्लस करने के बाद, तो 20 में 7 गया तो -13। यहाँ पे -2 का क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब का मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 यानी -8। देखो ना ऐसे -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, -8 आएगा। स्क्वायर में +4 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 +7, तो -2 का क्यूब -8 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 टू जा 8, -8 +7, तो 2 8 जा 16, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, तो 16 और 3 4 जा 12 और -8 और +7, प्लस वालों को अलग प्लस कर लो। देखो 16 और 7 23, 12 और 8 तो 20, आंसर आया 3। ठीक है बच्चों, हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू -1 है और हमें x की वैल्यू -1 पुट करके ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनकी वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों फिलहाल तो। x की वैल्यू -1 और 2 1 जा 2, -2 -7 -9, यहां पर -1 x की जगह रखेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे। यहां -1 रखेंगे तो ये -1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2 और ये +1। देखो ये 1 और 1 2 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 2 है तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। अभी सेम वही चल रहा है, x की वैल्यू -1 ही रखना है सब में। 2 और x की वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस और ये -2। देखो -1 का स्क्वायर +1 होता है क्योंकि -1 इंटू -1 +1 हो जाता है, तो +1 का 2 से इंटू करोगे 2 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस और ये -2 है तो ये +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा। अब वैल्यू यहां भी पुट करनी है, बस यहां पे दो वैल्यू पुट करनी है, a की अलग और b की अलग वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। जैसे a की वैल्यू 2 रखनी है और b की वैल्यू -2, तो a की जगह पे आप 2 रखोगे और स्क्वायर, b की जगह -2 रखोगे और स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा क्योंकि -2 इंटू -2 +4 हो जाता है, तो ये 8 आ गया। यहां पर -2 का स्क्वायर नहीं, a की वैल्यू तो +2 है, माफ करिएगा, 2 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -2 और ये प्लस -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 2 जा 4, -4 और -2 का स्क्वायर +4, तो 4 आ गया। देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आएगा, लेकिन किसी भी माइनस के नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस की इंटू माइनस से करते हैं स्क्वायर करते समय, वो प्लस हो जाता है। 2 की वैल्यू हमें a की वैल्यू 2 रखना है और b की वैल्यू -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, लेकिन -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है क्योंकि देखो -2 इंटू माइनस स्क्वायर का मतलब ये होता है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस यानी +4, 0। ठीक है ना। अब when a is equal to 0 and b is equal to -1 find the value, फिर से वही करना है काम, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -1 पुट करनी है, 2 इंटू 0 प्लस b इंटू -1, तो ये 0 का अगर किसी से मल्टीप्लाई करे तो आंसर 0 हो जाता है, तो 0 और 2 1 जा 2 -2, तो सॉल्व करके -2 आएगा। a की वैल्यू 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और +1, भाई 0 का इंटू समथिंग 0, -1 का स्क्वायर +1, ये 0 हो जाएगा, ये +1 और ये +1, तो 2 आएगा। अब देखो 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई में है वो 0 हो जाता है, फिर से यहाँ पे a की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर, b की वैल्यू -1 प्लस, देखो हर जगह a आ रहा है ना तो हर सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर 0 आता है तो सबको 0 बना देता है।
तो यहाँ पर a की वैल्यू जब आप 0 रखोगे और b की वैल्यू -1, फिर a की वैल्यू 0 रखोगे और b की वैल्यू -1, तो मल्टीप्लाई में 0 सबके साथ आ रहा है तो सबका आंसर 0 कर देगा ये। किसी के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई में आएगा तो उसका वो कैलकुलेशन 0 कर देगा। फिर से वही करना है, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -1 रखनी है। जीरो का स्क्वायर और देखो 0 इंटू -1 और +2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, +2 बचा। ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 5। अब 6, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। मतलब पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर बाद में जब सिंप्लीफाई हो जाए तो x की वैल्यू 2 रख के इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा वो देखना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं पहले। देखो ये जो 4 ब्रैकेट के बाहर है ना, इसका मतलब है कि 4 का दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो x + 7 + 4 का x से करेंगे तो 4x, 4 का 5 से करेंगे तो 4 5 20। देखो 4x और 1x 5x, प्लस का 7 और माइनस का 20, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होना है, सब्ट्रैक्शन होना है, तो -13 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करनी है x की 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 2 -13, तो 10 -13, तो -3 आ गया। x की वैल्यू 2 पुट करने पे आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, यहां भी वही चल रहा है, सिंप्लीफाई करना है, देन x की वैल्यू 2 पुट करना है और कैलकुलेशन करना है कि कितना आता है। तो 3 का x में इंटू करेंगे तो 3x, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 प्लस 5x और -7। तो देखो लाइक टर्म्स का ही प्लस माइनस होता है, ये आप तो जानते हो अच्छे से। तो ये 3x और 5x को प्लस करके 8x, और 6 प्लस का है 7 माइनस का है, तो एक प्लस का एक माइनस का माइनस होता है। माइनस करने के बाद साइन लगता है बड़े वाले नंबर का, तो 7 माइनस में यानी बड़ा नंबर माइनस में है तो -1 आएगा। अब x की वैल्यू 2 रखनी है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, यानी 8 इंटू 2 -1, 8 टू 16 -1 15। ठीक है, नेक्स्ट 6x को तो ऐसे रहने दो, 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे 5x, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो 5 2 10, तो 6 और 5 11x -10, ये आ गया। अभी तो ये सिंप्लीफाई हुआ है, अब वैल्यू पुट करनी है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, 11 इंटू 2 -10, 22 -10 12 आ गया। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो 2x में और 4 का 1 में भी, तो 4 2 जा 8x और 4 1 जा 4 और ये प्लस में 3x और प्लस 11, तो 8x और 3x दोनों लाइक टर्म है, प्लस करके 11x हो गया। देखो +11 और -4, तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, लेकिन प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद साइन बड़े वाले नंबर का आता है, तो +7। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करनी है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, 11 इंटू 2 + 7, 22 + 7 29। अब यहां पर सिंप्लीफाई करना है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया है, और वैल्यू पुट करनी है x की 3, a की -1 और b की -2। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये 3x है और ये माइनस का x है, माइनस का 1x कह सकते हो आप, तो 3x में से 1x को माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, जैसे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो वैसे ही बिल्कुल सेम होता है, x को बस साथ में लिख देते हैं। मतलब सब्ट्रैक्शन या एडिशन कोफिशिएंट का होता है, 3 और -1 का सब्ट्रैक्शन होके 2 आ जाएगा, तो ये 2x -5 और -5 है +9 है, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, तो +4 या -4,
हाँ +4। ये तो हो गया सिंप्लीफाई। अब x की वैल्यू पुट करने के लिए बोला है 3, तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 + 4, 6 + 4, 10। यहां भी देखो लाइक टर्म में ये 4 और 2 दोनों प्लस के हैं, तो प्लस करके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और -8 + 4 कितना होगा -4। एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस ही होना है, तो माइनस का 4x। ये तो हो गया सिंप्लीफाई। अब x की वैल्यू 3 पुट करनी है। व्हेन x इज इक्वल टू 3, 6 - 4 इंटू 3, 6 - 12 यानी -6। बड़ा नंबर माइनस का है। देखो एक नंबर माइनस का हो एक प्लस का हो तो सब्ट्रैक्शन ही होना है। देखो ये प्लस का 6 है, माइनस का 12 है, तो होना सब्ट्रैक्शन है, पर साइन बड़े वाले नंबर का लगना है। सब्ट्रैक्शन के बाद जो साइन लगेगा वो बड़े वाले नंबर का लगेगा। यहां पर देखो +3a है और -8 है, यानी एक प्लस का है एक माइनस का, फिर सब्ट्रैक्शन होना है, लेकिन साइन माइनस का लगना है क्योंकि 8 बड़ा है नंबर माइनस में है। तो ये -5a और 5 + 1 6 हो गया सिंप्लीफाई। अब a की वैल्यू पुट करनी है -1, व्हेन a इज इक्वल टू -1, तो -5 और इंटू -1 और ये +6। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होता है, ये मल्टीप्लाई है, ये एडिशन नहीं है। माइनस माइनस का एडिशन तो माइनस ही रहता है, लेकिन माइनस माइनस के नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है। तो 5 + 6 11। कई बार ना बच्चे क्या कहते हैं, सर कभी आप कहते हो माइनस माइनस प्लस और कभी 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 कह रहे हो माइनस माइनस, सर माइनस ही रहता है। तो दोनों की अलग अलग बातें। देखो -1 और -1 ये सम करोगे तो -6 आएगा, लेकिन अब -5 और -1 का सम करोगे -6 आएगा, लेकिन -5 और -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो +5 आएगा। तो यहां तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है या एडिशन भी कह सकते हो, और लेकिन यहां तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो दोनों अलग अलग बातें होती है। बस बच्चों रट लेते हो माइनस माइनस प्लस। अरे भाई माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन वो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर प्लस में आता है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर दो माइनस के नंबर को ऐड करोगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, ऐड करके मल्टीप्लाई करके प्लस में आएगा। तो ये बेसिक बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने अलग से समझाने का प्रयास किया है। देखो यहां पर दोनों माइनस के हैं। पहले तो 10 - 4, 10 - 4 6, -3 और माइनस, देखो मैं ये कह रहा था कि -3 है, -3 भी है, -5 भी है, वही वाला कोई केस आ गया। तो यहाँ -8 भी होगा, यहाँ कोई इंटू नहीं हो रहा, यहाँ सब्ट्रैक्शन कह सकते हो आप, एडिशन भी कह सकते हो। देखो -3b और प्लस -5b, तो ये -8 भी आएगा। ये इसे आप एडिशन भी कह सकते हो, दोनों माइनस के नंबर हैं तो एडिशन ही होना है। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो ये -8b आ जाएगा, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब b की वैल्यू पुट करनी है -2, व्हेन b इज इक्वल टू -2, 6 - 8 इंटू -2, 8 to 16, 16 और 6 22। अब देखो इसमें a भी है b भी है, ध्यान से करना पड़ेगा। 2a का a से लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म्स का ही प्लस माइनस होता है। तो ये 2a है, ये 1a है, तो दोनों को प्लस करके 3a, माइनस में 2b, -4 है और -5 है, अभी बताया था ना, -9 है ना, दोनों माइनस है तो -9। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब वैल्यू पुट करना है, व्हेन a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -2 पुट करें, तो 3 a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -2 और -9। 3 × 1 = 3, एक प्लस एक माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में ही आता है, तो -3। दो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है तो +4 और -9।
अब देखो ये -9 और -3 -12 और ये +4, एक माइनस में एक प्लस में सब्ट्रैक्शन होना है, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का लगना है, तो माइनस का 8 लगेगा ना, ऐसे। अब 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इफ z इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करते हैं। डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, आंसर तो तब भी आ जाएगा। z की वैल्यू 10 पुट करनी है, देखो पुट कर देते हैं, डायरेक्ट ही पुट करते हैं, थोड़ा आसान लगेगा आपको। z की जगह 10 रखोगे तो 10 का क्यूब, और z की जगह 10 रखोगे 10 और -10। मैंने सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे दिख रहा था ना 10 -10 जीरो हो जाएगा, और जीरो का किसी से मल्टीप्लाई करते वो जीरो हो जाता है, तो सिंप्लीफाई करने से ज्यादा आसान तो ये हो गया। तो 10 का क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1000, तो ये तो 1000 आ गया। 3 और 10 - 10 जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये 1000 बचा आंसर में, ठीक है। इफ p -10 है देन, अब p की वैल्यू -10 पुट करनी है, -10 का स्क्वायर, p की वैल्यू -10 और ये -100, -10 का स्क्वायर +100, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा क्योंकि -10 इंटू -10, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऐसे 100, और -2 इंटू -10 +20, दो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में आती है, और ये -100, तो माइनस से 100 से +100 कैंसिल आउट हो गया, 20 बचा, ये आपका आंसर हो गया। What should be the value of a if the value of this equal to 5 when x is equal to 0? ये कह रहा है कि ये जो पूरी वैल्यू a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि a की वैल्यू, ये सबसे लास्ट में सबसे अच्छा क्वेश्चन दे दिया, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है ना, इसका दो और, अच्छा एक और है, सेकंड लास्ट है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होनी चाहिए यदि इसकी वैल्यू 5 हो और x 0 हो, मतलब x 0 रखने पे इसकी वैल्यू 5 आ जाए, तो देखो यहाँ पे हम x वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखते हैं, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 0 माइनस a इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 0 रखने पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 आती है, ऐसा बोल रहे हैं, तो a क्या होगा, लिखा नहीं इक्वल टू 5 व्हेन x इक्वल टू 0, यानी x 0 रखे हैं तो ये एक्सप्रेशन 5 के इक्वल है, तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो -a बचा और ये 5, तो a इज इक्वल टू -5, ये -1 माइनस का साइन इधर आ जाता है, कैसे आता है अगर ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कैसे। -1 से ना दोनों तरफ इंटू कर देते हैं, जब ये नंबर माइनस में दिखे ना तो इधर भी -1 से इंटू कर दो और इधर भी -1 से कर दो, तो माइनस माइनस के मल्टीप्लाई प्लस और ये माइनस, ऐसे किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू, मैंने सिंप्लीफाई करना है फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, तो चलो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 2 का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर, 2 का ab से करेंगे तो 2ab प्लस 3b और माइनस ab, 2ab में से एक ab माइनस करेंगे तो एक ab बचेगा प्लस का, क्योंकि लाइक टर्म्स का तो प्लस माइनस होता है, ये लाइक टर्म हो गए ना ab और ab, 2ab माइनस एक ab, तो प्लस में एक ab बचा और प्लस 3, ये तो सिंप्लीफाई करके आ गया। अब वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू -3, व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -3, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू -3, ऐसे, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 25, 5 3 15
और ये +3, तो 50 और ये +3 और ये -15, यानी प्लस वालों को साथ में कर दिया, चाहे तो डायरेक्ट प्लस भी कर सकते थे। 53 -15 38, तो इसकी वैल्यू आ गई। पहले सिंप्लीफाई किया है, देन a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू -3 पुट करके कैलकुलेट किया है। ठीक है भाई, इस तरह से आपने एक और शानदार चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई दोनों का विशेष ध्यान रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 11 में।